तो बेहद महत्वपूर्ण विषय है शिक्षा का अधिकार। यह हर विद्यार्थी का एक मौलिक अधिकार है। लोकतंत्र में यदि जनता सरकार चुनती है तो ऐसे में उसके नौनिहालों को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी भी सरकारों की होती है। और प्राइवेट स्कूल्स का रुख क्यों करना पड़ता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। सरकारी स्कूलों की पढ़ाई लिखाई सबके सामने है। न ढंग की इमारत होती है, न ढंग के फर्नीचर होते हैं, न ढंग की कोई भी साजो सामान होते हैं, न ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। और माँ बाप इसीलिए चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ लिख जाए, 10वीं 12वीं कर लें, कुछ करने लगे, जीवन में आगे बढ़ जाए। लेकिन प्राइवेट स्कूल का रुख करने की नौबत इस वजह से आती है क्योंकि हमारे सरकारी स्कूल जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। कहीं व्यवस्थाएं नहीं हैं, कहीं अध्यापक नहीं हैं 2-2 साल से, 3-3 साल से, और कहीं बच्चों को ठीक से शिक्षा नहीं मिल पा रही है। शिक्षा की गुणवत्ता भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसी वजह से प्राइवेट स्कूल्स का रुख करना पड़ता है। आज राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार के विषय पर ही हम चर्चा करेंगे कि उत्तराखंड में जो स्थिति है वो आखिर क्यों बनी। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर आर.पी. रतूड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अभी फ़िलहाल फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, वर्चुअल माध्यम से भी जल्द जुड़ने वाले हैं। गिरिराज किशोर जी हैं, कांग्रेस नेता, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं। गिरिराज जी, बहुत स्वागत है। दीपक रावत जी, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रदेश प्रवक्ता हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। और हरीश मैखुरी जी फिलहाल फ़ोन लाइन पर उपलब्ध हैं, जल्द ही वर्चुअल माध्यम से आपका फ्रेम भी हमें प्राप्त होने लगेगा। सभी मेहमानों का हम बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न गिरिराज किशोर जी मेरा आप ही से है कि जो उत्तराखंड में स्थितियां हैं, आखिर ये माफियागिरी क्यों चल रही है? ये माफियागिरी प्राइवेट स्कूलों की क्यों चल रही है? एक तो किताबों का बोझ, ड्रेस का बोझ, बोझ पे बोझ, तमाम बोझ, हर चीज़ का पैसा, एडमिशन का पैसा, री एडमिशन का पैसा। और ऐसे में जब गरीबों को शिक्षा देने की बात आती है, जो सरकार का मुख्य उद्देश्य है सर्व शिक्षा अभियान के तहत, तो ऐसे में 4,433 स्कूलों में से 1933 स्कूल ऐसे हैं जो सरकार को गच्चा देने में लगे हुए हैं। और ऐसे स्कूलों ने शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है। क्या कुछ कहेंगे, क्या मंशा है इन विद्यालयों की? देखिए रोहित जी, शिक्षा का जो अधिकार है, शिक्षा एक ऐसी चीज है, एजुकेशन जो है वो निश्चित रूप से हर तबका, हम उत्तराखंड प्रदेश को इस समय ले रहे हैं। उत्तराखंड प्रदेश में जो भी इस समय वास कर रहे हैं लोग, अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देने की उसकी इच्छा होती है। और स्थितियां जो हैं इतनी विकट हैं। आज ये सोच लीजिए आपकी उत्तराखंड राज्य की जो हमने मांग की थी रोहित जी, एक पृथक राज्य हमें मिला। निश्चित रूप से इस पीरियड में, जो 24 साल का हमारा जो पीरियड है, इसमें पलायन भी हुआ है पर्वतीय क्षेत्र से। लेकिन आप एक चीज देखिएगा कि आज जो स्थिति है, आज निजी स्कूल पे अगर डिस्कशन हो रहा है तो वाकई जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, इसका जो मैनेजमेंट है, इसके जो ऑनर हैं, जो स्कूल्स अपना चला रहे हैं, उनकी मनमानी निश्चित रूप से सब लोग इसको जानते हैं, सर्वविदित हैं कि स्थितियां ऐसी क्रिएट कर दी हैं इन लोगों ने एक आम जन के लिए कि वो इतना परेशान होता है। अगर वो मिडिल क्लास फैमिली से भी कोई बच्चा पढ़ रहा है या उच्च वर्ग से भी कोई बच्चा अगर वहां जा रहा है, तो निश्चित रूप से वो इतना शोषित वहां पे हो रहा है, इतना शोषण उसका हो रहा है। साथ में जो है, निश्चित रूप से अगर एक बात को हम जोड़ रहे हैं, पहले तो शोषण उसका हो ही रहा है, जिसकी मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं मैं, उससे जो अपर क्लास है। अब हम आ जाते हैं सर्व शिक्षा अभियान
जो सरकार की तरफ से एक बायोलॉज, एक क्राइटेरिया तय किया गया है, जिसके तहत गरीब बच्चे को भी एजुकेशन उनको देना है निजी स्कूल में, एक उसकी प्रक्रिया है, एक पर्टिकुलर जो स्ट्रेंथ है उनकी भी उनको लेना है, गरीब बच्चों को भी लेना है कि स्कूल में। आप ये सोचिए 1955 स्कूल जो बताए जा रहे हैं, रोहित जी कितना बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि ये लोग आरटीई जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन इनके नहीं हुए हैं। सोचिए कितना बड़ा एक अपने आप में जो है, आप ये सोचिए हिम्मत जो है इन स्कूल्स की कि जो है सरकार को पूरा आंख दिखाए हुए हैं ये लोग, अपनी मनमानी ये लोग कर रहे हैं। और मनमानी भी इस तरह से हो रही है रोहित जी कि आप ये सोचिए कि स्कूल जो है जितनी भी सामग्री होती है बच्चे के लिए पढ़ने के लिए, बुक्स हैं, कॉपीज हैं, बैग्स हैं उनके, खेल कूद की अगर आप फीस अगर लेते हैं लगातार जो है, आप ये सोचिए कि जो भी बच्चा वहां पे जा रहा है, इनरोल है स्कूल में, वो वाकई उसका शोषण पे शोषण किए जा रहे हैं पेरेंट्स का। दूसरी चीज सबसे बड़ी ये आती है कि वाकई एक गरीब परिवार से जो बच्चा है, होनहार बच्चा है, वो चाहता है कि उसको एजुकेशन जो है वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाए, लेकिन नहीं पढ़ा पाता है। अब ये सोचिए आप कि सरकार को फोकस और कंसंट्रेशन कहां करना चाहिए। अगर आज 7 और 8 साल का आपका कार्यकाल है सरकार का, और अब जाके अगर आप वही अलर्ट मोड में आ रहे हैं और आज आप इन पे कार्रवाई की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। और दूसरी बात मैं रखना चाहूंगा रोहित जी कि सरकार को आज कंसंट्रेशन, फोकस पर्वतीय क्षेत्र में, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूल्स हैं, जिन स्कूल्स की स्थितियां आज इतनी भयावह है, अगर आप जाते हैं वहां पे, आप ये देखिए कि जो पॉपुलेशन वहां पे जो मास वास कर रहा है पहाड़ में, अगर उसकी एजुकेशन जो है वहां पे, अगर एक स्कूल में 20 और 22 बच्चे भी हैं, टीचर्स वहां पे, स्थिति ये बनती है। आप देखिए, आप ध्यान इनका इस हिसाब से फोकस होता है सरकार का कि वाकई जो है इतनी इग्नोरेंस उन स्कूल्स की है कि अगर कहीं कहीं तो ऐसे स्कूल भी हैं जहां ताले लगे हुए होते हैं, टीचर की इन्वॉल्वमेंट होती ही नहीं है वहां पे, टीचर्स वहां पे जाते ही नहीं है। सोचिए ऐसी ऐसी स्थितियां, क्योंकि दुर्गम कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पे कि लोग बेचारे जो वास कर रहे हैं, जो रह रहे हैं, वो चाहते हैं कि बच्चे को कुछ कुछ पढ़ाई उसकी इस तरह से हो कि वाकई जो कम से कम जो पाठ्यक्रम उसका बोल रहा है, जो एग्जाम में उसको बैठना है, वो कम से कम बेसिक, उसकी बेसिक जो नींव जो उसकी है वो मजबूत हो, उसका हाई स्कूल इंटरमीडिएट उसका अच्छे से हो जाए। स्टाफ की कमी दुनिया भर की है। और मैं एक चीज और रखना चाहूंगा, आज इन्होंने, सरकार ने अटल आदर्श विद्यालय भी कुछ घोषित की, उत्कृष्ट विद्यालय। आप उन विद्यालयों की स्थितियां देखिए। अभी बल्कि मैं कुछ दिन पहले पढ़ भी रहा था, कुछ लोग, उन्होंने कुछ विद्यालय, बल्कि अटल आदर्श विद्यालयों को उन्होंने सीबीएसई से भी जोड़ा है। बहुत सारी जगहों पे मास्टर जी ही नहीं है। अब आज स्थितियां ये बनी हुई है कि जो टीचर वहां पे है भी, आपको बताऊं मैं, और सीबीएसई जो पाठ्यक्रम, सीबीएसई से अगर इन्होंने उसको जोड़ा है अटल आदर्श विद्यालय को, तो आप ये सोचिए कि वहां के जो टीचर्स हैं इस समय, वो भी एक डिमांड किए हुए हैं कि हमारा कैडर अलग कर दिया जाए। कुल मिला के एक जो निचोड़ ये है कि आज सरकार जो अलर्ट हुई है, वाकई वो 1955 स्कूल जो वाकई जो है आज इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो गरीब बच्चे को एडमिशन मिलता है, अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी मान्यता रद्द होनी चाहिए और एक ठोस बायलॉज के साथ सरकार सामने आए और इस हिसाब से अपने को अपना स्ट्रांग विल दिखाते हुए, क्योंकि ये समूचे उत्तराखंड का विषय है। ठीक है गिरिराज जी, ठीक है। और उसमें एक इस तरह का डिसीजन ये लोग ले सरकार कि वाकई जो एक गरीब, एक जो लाचार, जो बेचारा वो महरूम जो है, एजुकेशन जो अपने बच्चे को अच्छी देना चाह रहा है, और वो उसका राइट है, राइट टू एजुकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसको, वो बच्चे को वो एजुकेशन मिलना चाहिए,
जो एक अमीर बच्चे को एजुकेशन मिल रहा है प्राइवेट स्कूल। ठीक है, ठीक है। दीपक रावत जी, मेरा सवाल यही है कि क्या एक देश एक शिक्षा पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों आरटी के तहत सरकार की आंखों में ये मिर्ची डालने का काम कर रहे हैं? अब जैसे तैसे जहाँ से भी ये बात निकल के आई कि ऐसी मनमानी हो रही है, क्या कहेंगे? सरकार रही है, लगातार बीजेपी की सरकार है, सरकार की नाक के नीचे अधिकारी हैं, अधिकारियों के नाक के नीचे ऐसे स्कूल संचालक हैं जो ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं। क्या शिक्षा पर गरीब का अधिकार नहीं है? रोहित जी, शिक्षा में सभी वर्ग के बच्चों का अधिकार है, चाहे वो गरीब हो, उच्च वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या किसी और वर्ग से भी अगर वो आता है। राइट टू एजुकेशन के तहत सभी बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। लेकिन क्या कीजिएगा जब एजुकेशन बिजनेस बन जाए, सामाजिक सेवा ना बने। जब शिक्षा व्यवसाय बन जाए, तो व्यवसाय अगर बन जाता है कोई भी व्यवसाय, शिक्षा अगर उसमें आ जाए तो व्यवसाय का सीधा सीधा एक है कि मुझे लाभ किस तरह से मिले। तो उसमें फिर कोई भी वर्ग हो, चाहे उच्च वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, उसका बच्चा फिर पढ़ने के लिए तरसेगा। ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है, ये स्थिति उत्पन्न उसमें हुई है। ये जितने भी जो 1955 स्कूल जिन्होंने अपने आप को आरटीआई के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, ये सभी आरटीआई की उस आरटीई के तहत बचना चाह रहे हैं, जहां पर उनको 25% जो है गरीब जो तबका है उनके बच्चों को एडमिशन देना है। ये बचना चाह रहे हैं। ये सारी सुविधाएं लेते हैं टैक्सेस में। ये सारे जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये टैक्सेस में सुविधाएं लेते हैं, सरकार की तरफ से विभिन्न सुविधाएं लेते हैं। कुछ इनको स्कूलों को तो ये यहाँ तक कि सरकार की तरफ से इनको अंशदान भी मिलता है। उन सारे साथ उन अंशदान के जो मिलता है उससे ये अपने स्कूल संचालित करते हैं या स्कूल में कुछ कार्यक्रम करते हैं। लेकिन जब बात आती है सरकार के अधिकार क्षेत्र की, सरकार अपने अधिकार क्षेत्र के तहत चाहती है कि वो राइट टू एजुकेशन के तहत, आरटीई के तहत जो गरीब तबका है उनके बच्चों को एडमिशन दे। तो आप ही की रिपोर्ट बता रही है कि हजारों बच्चे जो हैं इस बार 2024-25 के उसमें कैलेंडर वर्ष में वो अपनी एजुकेशन लेने से छूट जाएंगे अच्छे स्कूल में, जो कि उनका अधिकार है। और इस सारी की सारी स्थिति जो उत्पन्न हुई है वो सरकार की वजह से हुई है। सरकार बहुत देर में चेती है। इसके आगे बहुत से विवाद हैं। अभी विषय जब खुलेगा तब आप देखेंगे कि इसके साथ दिक्कतें बहुत हैं। आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि राइट टू एजुकेशन के तहत जब लोगों ने एडमिशन कराया तो सरकार ही जिन बच्चों का एडमिशन उन स्कूलों में होता है, सरकार उनकी फीस देती है। और कुछ मामलों में पाया गया है कि पहले साल तो सरकार फीस दे देती है, अगले साल से वो सारी फीस का जो भार है वो बच्चे के माँ बाप के ऊपर आ जाता है। और कारण क्या होता है? फिर उस बच्चे को उस स्कूल के निकालने से अलावा माँ बाप के पास कोई और कारण रह ही नहीं जाता। तो ये जो परेशानियां आती हैं, ये जो दिक्कतें आती हैं, इससे जो माँ बाप हैं वो भी सफर कर रहे हैं, जो स्कूल है वो भी सफर कर रहे हैं इस योजना के अंदर अपने आप को अंदर लाने के या इस योजना को तहत अपने आप को सम्मिलित करने की। तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार को चाहिए कि वो जो ये समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का निवारण करें। आपने अभी राइट टू एजुकेशन के तहत बात करी, इसमें एक और चीज सरकार ने छेड़ा था, फीस रेगुलेशन एक्ट। ये पिछले 4-5 सालों से आपके समाचार पत्रों के माध्यम से हम सभी सुन रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, और बहुत अच्छा है कि वो इनिशिएटिव ले रही है, लेकिन वो फीस रेगुलेशन एक्ट आएगा कब? वो फीस रेगुलेशन एक्ट धरातल में कब उतरेगा? क्योंकि मध्यम वर्ग की जो कमर टूटी हुई है आज की डेट में, वो अपने बच्चों को पढ़ाने में लगी हुई है। EWS के तहत जो लोग हैं उनके बच्चे तो आपके आ जाते हैं, लेकिन मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उन पे जो बोझ पड़ रहा है, आर्थिक बोझ पड़ रहा है, उसका समाधान के लिए जो अगर ये आ जाए फीस रेगुलेशन एक्ट, तो बहुत हद तक एक तरीके से मध्यम वर्ग को इसमें सहायता मिलेगी। जो एक तरीके से उनकी जो पूंजी है, वो जो पूंजी जो अपने बच्चों को पढ़ाने में जा रही है, वो शायद उस पूंजी से अपना कुछ और अपने घर का कुछ और साजो सामान कहें या अपने घर की जो चीजें हैं उसको जोड़ने में उसकी हेल्प कर सके। तो ये जो सरकार कदम उठा रही है, और ये जो राइट टू एजुकेशन के तहत जो निश्चित रूप से ये जितने भी स्कूल हैं, इन स्कूलों को नोटिस जाना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए कि क्या कारण है कि इन्होंने ये राइट टू एजुकेशन के तहत आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, क्योंकि इनके वजह से बहुत से ऐसे बच्चे
जो दीपक रावत बन सकते थे, रोहित बन सकते थे, गिरिराज बन सकते थे, और हो सकता है तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते थे, इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे। ऐसे बच्चे उस एजुकेशन से दूर रह गए और आज उनको एजुकेशन नहीं मिला। तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी हम समाज के सारे लोगों को लेना चाहिए, विभिन्न वर्ग को लेना चाहिए, और विशेष रूप से सरकार को लेना पड़ेगा कि हाँ, अगर ये दिक्कत आई है, ये प्रॉब्लम आई है और उससे बच्चों का भविष्य खराब हुआ है, तो कहीं ना कहीं पर हमें इस बारे में चिंतन और मंथन करना पड़ेगा। चलिए, डॉक्टर आरपी रतोड़ी, बीजेपी वरिष्ठ नेता। डॉक्टर आरपी रतोड़ी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सरकार आपकी लगातार गतिमान है प्रदेश में। पहाड़ की जवानी के लिए धूल झोंकने का काम यहाँ पर जो ये प्राइवेट स्कूल संचालक है वो कर रहे हैं। 1955 ऐसे विद्यालय हैं जिन्होंने शिक्षा विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, चाहते ही नहीं कि गरीब का बच्चा पढ़ ले। देखिए रोहित जी, सरकार बहुत गंभीर है, इसीलिए ये पकड़ में भी आए। अगर सरकार गंभीर न होती तो शायद पकड़ में भी ना आते। इनको नोटिस भेज दिए गए और इनकी मनमानी नहीं चलने देंगे। इनको समयबद्ध कह दिया गया है कि आप इतने दिन में हमको बताएं कि आपने अब तक अपने को पोर्टल में रजिस्टर क्यों नहीं किया और क्यों आम बच्चों को सुविधा से वंचित किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये प्रत्येक गरीब तबके को, प्रत्येक मध्यम वर्ग को, प्रत्येक उस वर्ग को जो शिक्षा से वंचित न रहे उसकी चिंता करती है। और सरकार ने इस विषय को बड़ी गंभीरता से लिया है। इसीलिए हमारे जो माननीय शिक्षा निदेशक हैं उन्होंने इनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया और सरकार इनको छोड़ेगी नहीं। सरकार इन पर सख्ताई करेगी, सख्त कदम उठाएगी और गरीबों के बच्चों का जो अब तक इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान देना चाहिए था नहीं दिया, इनको पनिश करेगी। लेकिन हमारी डॉक्टर सरकार जी आप जानते जी डॉक्टर आरपी रतोड़ी, मेरा प्रश्न ये है कि सरकारी स्थिति, स्कूलों की स्थिति हम सबके सामने है। अटल उत्कृष्ट विद्यालय बने हैं लेकिन मास्टर जी नहीं हैं। सीबीएसई का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को एक्स्ट्रा कोचिंग या ट्यूशन लेना पड़ रहा है क्योंकि मास्टर नहीं है, कई विषयों के मास्टर नहीं हैं। हमारे चैनल पर तमाम ऐसी जगहों पर की रिपोर्ट चलती है। ऐसे विद्यालय भी हैं जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो सरकारी व्यवस्थाएं दे नहीं पा रहे, मजबूरन प्राइवेट में बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। क्या कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री तो कह रहे थे कि बेहतर स्थितियां हो रही हैं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन अभी भी सब कुछ वैसे का वैसे ही दिखाई दे रहा है। जी, एक तो लोगों के मन में जो प्रेस्टीज सिंबल है ना कि प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे तो शायद हमारी जो सामाजिक वो है प्रतिष्ठा है वो बढ़ेगी। सरकारी स्कूलों में ट्रेन टीचर होते हैं, ट्रेन व्यवस्था है। और जो आपने कहा कि अध्यापक नहीं है, मेरे ख्याल से अब बहुत कम ऐसी कोई इंटीरियर में होगा जहां पर अध्यापक नहीं होंगे, ऐसा स्कूल। और वो भी लेकिन डॉक्टर रतोड़ी, मुझे एक चीज बता दी, आपने कहा कि अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजना नहीं चाहते, मतलब यानी कि वो अपने स्टेटस सिंबल के खिलाफ समझते हैं। क्या ऐसा है सरकारी स्कूल में जो देखकर माँ बाप अपने बच्चों को भेजें? शायद कोई मजबूर माँ बाप ही भेजने को मजबूर होता है, जिसके पास पैसे की आर्थिक तंगी है, कि शायद सरकारी स्कूल जाकर थोड़ा बहुत ही बच्चा पढ़ ले। आप बताइए क्या सुविधाएं हैं? अटल उत्कृष्ट विद्यालय के नाम पर सीबीएसई का पाठ्यक्रम है लेकिन टीचर नहीं है। नहीं, मैं आपको बताऊं, आप आए और मेरे साथ चले, मैं 5-4 स्कूलों को आपको दिखाऊंगा। तो ऐसा जहाँ सारी सुविधाएं भी हैं, बेंच भी है, टीचर भी पूरे हैं, लेकिन अगल बगल के जो 1-1, 2-2 कमरों में प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, वहाँ बच्चों को इसलिए भेज रहे हैं कि वो टाई लगी हुई है, प्रेस्टीज सिंबल है। लेकिन जहाँ शिक्षित टीचर है, जो ट्रेन टीचर है, वहाँ भेजने में अपने को वो हीन भावना महसूस करते हैं। इससे भी हमको थोड़ा उबरना पड़ेगा कि वो अपने अंदर उस भावना को निकाले कि सरकारी स्कूल में केवल गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर जिस दिन वो
अभिभावक ये सोच लेंगे कि यहाँ पर अच्छे शिक्षक हैं। आप शहर के नजदीक के बहुत सारे सरकारी स्कूलों में आप तो बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, आप जाएं, सारे टीचर्स का पूरा बहुत सारे स्टाफ स्कूलों में हम मिलेगा। गए डॉक्टर लेकिन अतुली जी, बगल मॉडल में- स्कूल, कुछ मॉडल स्कूल बने हैं जहाँ पर व्यवस्था अच्छी है, लेकिन सब जगह ऐसी व्यवस्था नहीं मैं है। मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राइमरी और जूनियर और भी स्कूल हैं जो शहर के नजदीक है और बगल में 2 कमरों के जो कमरा है उसका स्कूल, वहाँ क्योंकि बड़ी अजीबोगरीब बात गरीब कर रहे की हैं। सोच है कि मेरा बेटा टाई लगा के जा रहा तो मोहल्ले में कहने को प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा। तो ये जरा इस भावना से भी हमको उभरना पड़ेगा, ये सोच से भी, क्योंकि जब तक अभिभावक भी सहयोग नहीं करेगा, उसकी हीन भावना नहीं निकालेगा, ऐसा नहीं है। ट्रेन टीचर है, वहाँ मिड डे मील भी मिलता है, अच्छे अध्यापक भी हैं, लेकिन जब तक जागृति नहीं होगी ठीक है, ठीक है। कि हमको उस भावना से कि मोहल्ले में हमको कहने को है कि हमने प्राइवेट स्कूल में भेज रखा है, ठीक है, इस ठीक है। भावना से भी हमको बचना ठीक है। होगा। हरीश मैक्रू जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। मैक्रू जी देखिए, डॉक्टर आरपी अतुली क्या कह रहे हैं कि अभिभावकों को शर्म आती है कि मेरे बच्चे ने टाई नहीं पहनी, मेरा बच्चा वेल ड्रेस्ड अप नहीं है, और इसी वजह प्राइवेट स्कूल का रुख करना पड़ता है। शिक्षा की गुणवत्ता 1 नंबर है उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों में। नहीं रोहित जी, ऐसा है कि जी। गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चे को टाई पहनाने के चक्कर में प्राइवेट में भेज रहा है, तो आप सरकारी स्कूलों का भी ड्रेस कोड कर दो कि भाई टाई में ही आएंगे, हमने अंग्रेजी बनना है। असल में जो भारतीय शिक्षा पद्धति है उसका पतन जो है ना, वो जो ही हम स्वतंत्र हुए, राष्ट्र हमारा स्वतंत्र हुआ और पहला शिक्षा मंत्री हम अरब का एक मौलाना लाए, भारत में व्यक्ति नहीं बचे थे हमारे रविन्द्रनाथ ठाकुर जैसे, और दुनिया भर के लोग उस समय भी तमाम तरह के लोग थे, उनको छोड़ करके हमने अरब का एक मौलाना जो है पहला शिक्षा मंत्री बनाया देश का। उसी दिन से भारतीय शिक्षा पद्धति का पतन शुरू हो गया था। हम थोड़ा सा इतिहास में जाएं तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भी भारत में 8 लाख गुरुकुल थे, 100% साक्षरता थी, रोजगार की कोई चिंता नहीं। अब इस समय भारत में 3 तरह की शिक्षा पद्धति चलती। गुरुकुल तो समाप्त कर दिए रेजुलेशन बना के सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने, और वर्तमान समय में 3 तरह की शिक्षा चल रही है। एक तो जो है मदरसे पढ़ाते हैं, वो जैसे अरब के लोग हैं उनकी तरह की शिक्षा, उनकी तरह का ढालना, उनका तरह का आचार विचार बनाना तय करते हैं। एक हमारे जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल हैं, सेंट फलाना, सेंट अलाना, सेंट मैरी, सेंट जो भी नाम है उनके, उसमें हम जाएंगे नहीं। सेंट का मतलब ही संत होता है, तो हम अंग्रेजी संतों के स्कूल में पढ़ते हैं टाई बेल्ट पहन के, जिसका भी बड़ा उल्लेख हो रहा था, और उस तरह का अंग्रेज बनते हैं, मतलब रहेंगे दिखने में भारतीय लेकिन बाकी सब चाल चलन आचार विचार से अंग्रेज बनेंगे। एक जो सरकारी शिक्षा पद्धति है हमारी, वो सबको सेकुलर बना देती है। उसका एक ही उद्देश्य है कि सबको सेकुलर बनाना, उनको भारतीय रहने नहीं देना। जो भारतीय परंपरा थी वो शिक्षा पद्धति हमारी समाप्त हो चुकी है। अब आज जो हमारा यहाँ पे डिस्कस चल रहा है वो इस बात पे चल रहा है कि ये अंग्रेजी माध्यम या प्राइवेट स्कूल जो है वो सरकारी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सरकारी तौर तरीके से नहीं चल रहे हैं। तो आपको सभी को सरकारी मतलब अम्ब्रेला के अंदर लाना चाहिए। उसमें मदरसे भी हों। मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, हमारे सरकार के किसी कारकुन को, हमारे माननीय पत्रकारों को, हमारे पॉलिटिशियंस को पता भी होता है कि वो क्या पढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा उस पर भी चेकआउट होना चाहिए कि मदरसे क्या पढ़ा रहे हैं। हमने अरबी कबीलों जैसा भारत को क्यों बनाना है, हमने अंग्रेज यूरोपीय कबीलों जैसा भारत वालों को क्यों बनाना है, इस पर कोई चिंतन करता नहीं है हमारे देश में। जो सरकारी विद्यालय हैं वो सबको सेकुलर बनाना है और बेरोजगार बनाना है। आज जो पढ़े लिखे लोग हैं वही बेरोजगार हैं। हमारे जो मदरसे में पढ़े हुए लोग हैं वो थोड़ी कोई बेरोजगारी का वो तो रोना रोते हैं, वो तो छुरी कैंची पकड़ के अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, पंचर पकड़ के शुरू कर देते हैं, सब्जी की ठेली लगाते हैं, रेडी लगाते हैं। जो अंग्रेजी स्कूल में सामान्यतया पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसकी रोजगार की समस्या है। तो जब अंग्रेजी स्कूल में पढ़े लिखे बच्चों की, सरकारी स्कूल में पढ़े लिखे बच्चों की रोजगार का समस्या है
बेरोजगार पैदा हो रहे हैं पढ़ने लिखने के बाद, 27 साल 25 साल शिक्षा के बाद बेरोजगार पैदा हो रहे हैं, तो हमें इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी तरह से सारे विद्यालय, चाहे वो मदरसे हों, चाहे वो अंग्रेजी स्कूल हों, चाहे हमारे शिशु मंदिर हों, चाहे वो सरकारी विद्यालय हों, भारत सरकार के, भारत के संविधान से गवर्न हो। पहला ये हो, सबके लिए एक जैसे नियम, सबके लिए एक जैसा कोर्स, सबके लिए एक जैसी पढ़ाई, तो तब तो थोड़ा सा वो समझ में आता है। अब हमारे, जैसे मैंने बताया कि अंग्रेजी विद्यालय जो है वो अंग्रेज बना रहे हैं, काले अंग्रेज। हमारे मदरसे जो है वो अरबी कबीलों का पिछलग्गू बना रहे हैं। हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं वो सेकुलर बना रहे हैं। रोजगार उत्पादक, रोजगार उन्मुख शिक्षा, रोजगार से जुड़ी हुई शिक्षा, उसका अभाव हो गया है, इसलिए बेरोजगार पैदा हो रहे हैं। एक चीज मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूं, हम विश्लेषण थोड़ा बहुत करते रहते हैं, जो हमारे आईएएस हैं, पीसीएस हैं, वो करीब 65 to 70% जो हैं वो सरकारी विद्यालयों से निकले हुए गरीब घरों के छात्र होते हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि विद्यालय नहीं पढ़ता है, विद्यार्थी पढ़ता है। आप बहुत अच्छे अच्छे स्कूल में भी रखो, हमारे बड़े नामी स्कूल देहरादून में हैं, वहां भी बच्चे फेल होते हैं। और हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे भी आईएएस पीसीएस क्वालिफाई कर रहे हैं, निकल रहे हैं। नीट की परीक्षा में जिसने इस समय एम्स में 9वां नंबर लाए, चमोली की लड़की है, जी जी, वो भी बड़े इंटीरियर के गांव की लड़की है। तो अगर विद्यार्थी पढ़ने में वाला हो, घर में संस्कार हो, घर में उसको एटमॉस्फेयर मिले, वातावरण मिले, तो वो किसी विद्यालय में भी पढ़ लेगा। तो सिर्फ सरकारी के प्रति उदासीनता, हमारे जो रतूड़ी जी कह रहे थे, वो भी बड़ा हद तक सत्य है, ये गलत है। उदासीनता होनी नहीं चाहिए जी। और दूसरा, सरकारी विद्यालयों में भी आप उनको ढीला ढपला क्यों छोड़ते हो उन बच्चों को कि लगे कि ये गरीब हैं, गए गुजरे हैं। आप उनको भी टाई पहनाइए अच्छे से, सरकार ड्रेस दे तो रही है, एक टाई तो देना बाकी है, तो वो भी दे दो। अच्छे से पढ़ाइए, खाना दे रहे हैं वहाँ, निःशुल्क लगभग पढ़ाई है, अच्छी किताबें हैं, अच्छे क्वालिफाइड टीचर हैं, बहुत हाई क्वालिफाइड टीचर हैं। जो सरकारी विद्यालय में टीचर नहीं हो पाते हैं, अक्सर देखने में आता है कि वो जो है प्राइवेट विद्यालय में वो लोग जाते हैं। सबकी कोशिश ये रहती है कि भाई हम सरकारी विद्यालय में जाएं, सरकारी शिक्षक बने, 1,80,000 90,000 से ऊपर तनख्वाह है, तो क्यों ना यहाँ आए। तो जो यहाँ नहीं निकल पाते हैं वो नीचे के स्कूलों में पढ़ाते हैं, अन्य स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, तो वो ज्यादा बेहतर पढ़ा रहे हैं। हमारा क्वालिफाइड टीचर कम कैसे पढ़ाएगा? सिर्फ माहौल की बात है, सरकार को एटमॉस्फेयर बनाना भी पड़ेगा, थोड़ा सा उनका टाइम टेबल ठीक करना पड़ेगा, थोड़ा सा कोर्स ठीक करना पड़ेगा। फीस हमारी है नहीं, लगभग बहुत ही कम फीस है, नॉमिनल है। खाना भी थोड़ा सा विद्यालयों में मिल रहा है बच्चों को, अच्छा है। टाई वगैरह पहनाइए इन बच्चों को, अप टू डेट बनाइए, ऐसा नहीं लगना चाहिए गरीबों का स्कूल है, तो अच्छा चलेगा सरकारी विद्यालय भी। इतनी छोटी बात अगर हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए, निदेशालय में बैठे हुए, सचिवालय में बैठे हुए माननीय मंत्री जी हैं, अगर इतनी छोटी बात समझ में नहीं आ रही तो उनको और ज्यादा इस पर होमवर्क करना चाहिए, जो मैं समझ पाता हूँ। ठीक है मैकुरी जी। दीपक राव जी, बड़ी अच्छी बात मैकुरी जी ने कही है, क्योंकि इस बार हमने चाहे उत्तराखंड बोर्ड की बात हो, चाहे यूपी की बोर्ड की बात हो, तमाम ऐसे विद्यार्थियों को देखा जो सरकारी स्कूलों में भी जिन्होंने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए, टॉप किया है। तो क्या इस परसेप्शन को माता पिता को भी बदलना पड़ेगा कि सरकारी में अच्छी पढ़ाई नहीं होती और इसी वजह से वो प्राइवेट का मुंह ताकते रहते हैं? और प्राइवेट की स्थिति क्या है ये सबके सामने है, स्कूल जो है सरकार की आंख में धूल झोंक रहे हैं। रोहित जी, कितने आईएएस और पीसीएस के बच्चे या नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं? अगर मैं आप ही की बात को मान लूँ तो जो वर्तमान सरकार के जितने मंत्री हैं, इनके कितने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं? या जो अधिकारी वर्ग है, इनके कितने बच्चे सरकारी स्कूल पढ़ रहे हैं? किन किन सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं? अगर ये स्वयं पढ़े हुए तो अलग बात है। एक अब आज की वर्तमान में बात करिए, 2024 में जब हम इस टॉपिक में बात कर रहे हैं, कितनों के पढ़ रहे हैं? ये खाली जनता को सुनाने के लिए और बोलने के लिए अच्छा है, लेकिन स्वयं के बच्चे को जब पढ़ाना होता है तो आप अच्छी से अच्छी एजुकेशन देने के लिए उसको प्राइवेट स्कूल में रखते हैं। मैं इसमें भेद नहीं कर रहा हूं कि सरकारी स्कूल में क्या है स्थिति और प्राइवेट स्कूल में क्या है। जब स्वयं अपने में बात आती है तो आपका बच्चा अच्छे स्कूल में जाना चाहिए, लेकिन जब दूसरे के बच्चे की बात आती है तो वो सरकारी स्कूल में पढ़ लेना चाहिए। सरकारी स्कूल में भी पढ़ के आईएएस बना जा सकता है। तो मैं पूछता हूं कितने लोगों के पढ़ रहे हैं? तब कोई जवाब नहीं दे पाएगा। सत्य से आंख कब तक आप बंद करके रखेंगे?
दूसरा विषय जो था, एक देश एक कानून, एक देश एक शिक्षा। कितने बोर्ड यहाँ संचालित हो रहे हैं भारत में? सीबीएसई बोर्ड अलग चल रहा है, आईसीएसई बोर्ड अलग चल रहा है, अलग अलग राज्यों के अपने अलग बोर्ड हैं, और उत्तराखंड में उत्तराखंड का बोर्ड अलग है। अगर मैं आप ही की बात को मानूं तो यहाँ आईसीएसई बोर्ड भी है, उत्तराखंड बोर्ड भी है और सीबीएसई बोर्ड भी है। 3 बोर्ड तो यही है। तीनों बोर्डों की एजुकेशन पद्धति अलग होगी, तीनों बोर्डों का आपने करिकुलम, जब तक आप एक नहीं करेंगे, जब तक पूरे भारत के स्कूलों में बोर्ड एक सामान्य नहीं होगा, तब तक इस नीति पे काम हो ही नहीं सकता एक एजुकेशन में। तब अगर सारे स्कूलों का, प्राइमरी का से लेकर हायर सेकेंडरी से लेकर और 10th-12th का लेकर सारों का इस बोर्ड का सिलेबस अगर एक जैसा होगा, चाहे राज्यों के अंदर विभिन्न भाषाओं में उसको ट्रांसलेट कर दिया जाए, लेकिन बोर्ड का जो पैटर्न है, सिस्टम है, कैरिकुलम है, एक जैसा होगा, तब जाके आप ये बात कहीं हद तक हम उस नजदीक पाएंगे कि फिर उसके बाद अगर आप अपने बच्चे को दूर दराज के किसी गांव में पढ़ाएं तो भी बच्चा वही पढ़ रहा है जो वो देहरादून में पढ़ रहा है और जो दिल्ली में पढ़ रहा है। अच्छा, वो अटल उत्कृष्ट विद्यालय की अगर हम बात करें तो उसमें भी बच्चों के बहुत सारे बच्चे फेल भी हो गए थे बीच में। देखिए, अगर आप अचानक से उनके सामने किसी बोर्ड को ले आएंगे और जिस तरीके से उन्होंने, जिसका उनका आभासी नहीं हो, मैंने कहा बहुत मुश्किल होता है एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में पढ़ाई करना और शिफ्ट करना। और फिर बच्चों की दिक्कत छोड़िए, जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनकी क्वालिटी के ऊपर बात क्यों नहीं हो रही है? उनकी जो अगर बच्चा फेल हो रहा है तो सारी जिम्मेदारी बच्चे की है क्या? स्कूल के शिक्षक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपने तो मतलब एक सिस्टम बना लिया है कि अगर बच्चा बना तो अपनी मेहनत से, बच्चा फेल हुआ तो अपनी मेहनत से। तो जो इससे जो छुप गया है, जो सिस्टम का जो सबसे बड़ा पार्ट छुप रहा है वो शिक्षक है। शिक्षकों का अपना जो उनका शिक्षित करने का तरीका होता है, जो मॉडर्न तरीका है, जो भी तरीका सिखाया जाए या पढ़ाया जाए, वो तो बिल्कुल हाइड कर दे रहे हैं। सारी जिम्मेदारी हमने या बच्चे पर डाल दी या बच्चों के माँ बाप पर डाल दी। अब बात हम बड़ी बड़ी कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि एक देश एक शिक्षा तब हो सकती है जब सारे बोर्ड खत्म करके सिर्फ पूरे भारत में एक बोर्ड हो, तो उसका सारे राज्य उसका अनुपालन करें। भविष्य में शायद ऐसा होने वाला है और हो सकता है, लेकिन वर्तमान में नहीं है। तब उस बच्चे को आप कहीं भी पढ़ाएं और वो बच्चा कहीं भी पढ़ेगा, तब सामान्य, क्योंकि किताबें सामान्य हैं, करिकुलम सामान्य है, तब सारी जिम्मेदारी शिक्षक की हो जाएगी कि शिक्षक कैसे पढ़ा रहा है उस सब्जेक्ट को। लेकिन अभी तो पूरा विरोधाभास है ना, अभी तो पूरा ऊपर नीचे हो रखा है। शिक्षा प्रणाली में बहुत विभिन्नता है, बहुत विभिन्नता है, एक समानता नहीं है। अब जहां ये आ रही है एजुकेशन की बात, जिस टॉपिक में बात कर रहे हैं, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि बच्चों का जो सिस्टम है, आप हमारे यहाँ देखिए ना, अब मैं प्रश्न नहीं करना चाह रहा था, सरकारी स्कूलों की क्या हालत है। अब आप कल सरकारी स्कूल का कोई बच्चा है, राइट टू एजुकेशन के तहत अगर आप किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम में उसको डाल दीजिए, चलिए क्या होगा उस बच्चे के साथ? आपको क्या लगता है? कुछ बच्चों के चक्कर में अगर 1-2 बच्चे आईएएस पीसीएस बन गए तो क्या सारे के सारे बच्चे उसमें आ जाएंगे क्या? वो बच्चा उस सिस्टम में अपने आप को इजीली अपने को अडॉप्ट कर लेगा क्या? ये शिक्षा जो पद्धति है, मैं बिल्कुल इसका विरोधी हूं कि जिस तरीके से पिछले, जब से भारत आजाद हुआ है, जब से अंग्रेज यहां पर आए हैं, उसके बाद जब एजुकेशन सिस्टम बदला है, कहीं ना कहीं पर बहुत ज्यादा विरोधाभास है। और ये कहना कि सरकारी स्कूल आईएएस और पीसीएस दे रहे हैं, तो भाई जो प्राइवेट स्कूल है वो आपको पूरा आर्थिकी के जो जितने हैं बिजनेस वाले, उन सबके लिए दे रहे हैं। लेकिन अच्छा, पहले की शिक्षा प्रणाली भी अलग थी। जब हमारे माँ बाप पढ़ते थे तो उसमें 5वीं 6वीं में अंग्रेजी की शुरुआत होती थी। मैं आपको बिल्कुल, यूपी में और अगर आप बिहार में हो कहीं पर भी 6 से इंग्लिश का पहला चैप्टर, 6 से इंग्लिश की बुक लगती थी और तब भी आईएएस बनते थे। देखिए, बनना ना बनना ये बच्चे के अपने ऊपर निर्भर है, लेकिन जो बेसिक शिक्षा मिलनी चाहिए स्कूलों में वो सामान्य होनी चाहिए। चाहे वो आईसीएसई बोर्ड का स्कूल हो, सीबीएसई बोर्ड का स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, कम से कम कक्षा 1 से लेकर 5 तक का वो बोर्ड तो सामान्य किया जाए। मान लीजिए आपने हायर एजुकेशन में नहीं करना है, वो जैसे रिक्वायरमेंट हो उसको आप करें, लेकिन जो 1 से लेकर 5 तक है, केंद्र सरकार को भी राज्य सरकारों को करना चाहिए। कम से कम सारी जगह ये सामान्य होनी चाहिए, क्योंकि ये वो समय होता है, ये वो पीरियड होता है जब बच्चा नई नई एजुकेशन सीखना चाहता है, नई नई लैंग्वेज समझना चाहता है। और वहां पर अगर बच्चे को सामान्य शिक्षा मिले तो उससे ज्यादा अच्छे बच्चे हमारे बन के निकलेंगे, और जब हायर एजुकेशन उनको किसी और रूप में मिलेगी तो उसको अच्छी इजीली ग्रैब कर लेंगे। अच्छा, ये भी क्या है, बहुत सारे माँ बाप में ये भी है कि कहते नहीं हम तो अपने बच्चे को सीबीएसई पाठ्यक्रम में पढ़ाएंगे, उसकी इंग्लिश जो है ब्रिटिश इंग्लिश है, आईसीएसई में थोड़ा विभिन्न प्रकार की प्रणाली है, इस पे भी बड़ा कंपटीशन रहता है कि हमारे बच्चे सीबीएसई पढ़ते हैं। बिल्कुल रोहित जी, बहुत जगह अब जाके हम उत्तराखंड में भी स्टार्ट हो गया, बाइलिंगुअल अब सब्जेक्ट्स आने लग गए हैं।
यही नहीं कि सारी इंग्लिश की किताबें हैं, अब वो सब जो किताबें हैं वो आपको हिंदी में भी मिलेंगी और इंग्लिश में भी मिलेंगी। सेम सब्जेक्ट, आपको जिसको हिंदी में पढ़ना उसको पढ़े, जिसको इंग्लिश में पढ़ना वो इंग्लिश में पढ़े, और अगर कहीं की रीजनल लैंग्वेज है तो वो रीजनल लैंग्वेज भी उसको पढ़ सकता है। मेडिकल की परीक्षा भी इसमें अब डाली गई है, धीरे धीरे ये कोशिश की जा रही है। ये जो विरोधाभास उत्पन्न हो रखा है माँ बाप के अंदर कि अगर अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बच्चा अंग्रेजी अच्छे बोलेगा, और अगर हिंदी मीडियम के स्कूल में पढ़ाएंगे तो बच्चा अंग्रेजी नहीं बोल पाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये जो विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई है, ये पूर्व में जो हमारा एजुकेशन पैटर्न है उसकी वजह से हुई है। लेकिन जितना हम इसमें रिफाइन करेंगे, जितना जल्दी हम लोग इसमें काम करेंगे, कोशिश ये करनी चाहिए कि प्राइमरी तक की एजुकेशन सारे बोर्डों में सामान्य हो, तो बहुत हद तक हम इस अच्छी परिस्थिति में आ सकते हैं। गिरिराज किशोर जी, मेरा सवाल ये है कि देखिए, सरकार की योजना है राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार। क्या शिक्षा का अधिकार सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में ही मिलेगा विद्यार्थी को? देखिए रोहित जी, आज का जो विषय है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, इसके अंदर जो बात हो रही है वो वाकई उस गरीब बच्चे के लिए हो रही है कि जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो 25% का जो रिजर्वेशन उसके लिए रखा गया है प्राइवेट स्कूल्स में, वो उसको मिले, ईमानदारी से मिले। निश्चित रूप से उसका राइट है वो, उस गरीब बच्चे का। और अभी भाजपा के प्रवक्ता रतूड़ी साहब को भी मैं सुन रहा था, आपने टाई का भी जिक्र किया, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि वो जो गरीब, जो बेचारा जो है, वो जो पढ़ा रहा है सरकारी स्कूल में, वो टाई को देख के वो चाहता है कि उसका बच्चा भी टाई पहने। मतलब ये एक अजीब सा स्टेटमेंट है कि प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा भी उन्होंने एक शब्द अभी इस्तेमाल किया कि उसके चक्कर में जो है आदमी प्राइवेट स्कूल्स की तरफ अपने बच्चे को भेजता है। मूल में बात यह है रोहित जी कि अगर वाकई, नहीं, एक चीज और दिमाग में आ रहा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ये सरकारी योजना है, पूरे भारत में चल रही है। तो क्या राइट टू एजुकेशन प्राइवेट स्कूल में ही मिलता है, क्या सरकारी स्कूल में नहीं मिलता? क्या सरकार इस चीज को मान रही है? रोहित जी, मैं दोनों चीजें रख रहा हूं। अगर रिजर्वेशन वाकई 25% का अगर रखा गया है तो उसमें ईमानदारी बरतनी चाहिए। जो निजी स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनको भी अपनी तरफ से ऑनेस्टी अपनी दिखानी चाहिए। अगर 1955 उन्होंने स्कूल्स आज वो चिन्हित किए हैं निश्चित रूप से, जिनका पोर्टल में जो है आरटीए के पोर्टल में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, निश्चित रूप से अगर उन पर कार्रवाई हो रही है तो बिल्कुल हम लोग इस सरकार के इस स्टेप के पक्ष में है। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ रोहित जी, एक बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं मैखुरी साहब की जो अपनी एक बात थी अभी, उस पे बिल्कुल नहीं, हम लोग भी सरकारी स्कूल्स में पढ़े भाई रोहित जी। हमारे एजुकेशन जो है बचपन से लेके, प्राइमरी से लेके इंटरमीडिएट तक सारा सरकारी स्कूल का है। लेकिन आप ये देखिए कि आज सरकारी स्कूल्स की जो स्थिति है, वाकई सरकार को गंभीरता इस बात के लिए भी दिखानी चाहिए अब कि वो गंभीर इस तरह से ये विषय हो जाता है कि वाकई आज स्कूल्स की जो, आज पहाड़ में जो स्कूल इस समय विद्यमान है, उनकी जो दुर्दशा है, वो कैसे उसको अच्छे से उसको जो है अच्छी स्थिति में लाया जाए। और निश्चित रूप से जो बच्चा वहां पे पढ़ रहा है, भैया आप देखिए पर्वतीय क्षेत्र में जो असली जो मास है उत्तराखंड का, वो पर्वतीय क्षेत्र में आज भी रह रहा है, वास कर रहा है, जो नीडी है, जिसको जरूरत है। और वाकई वो कोटद्वार में, देहरादून में, ऋषिकेश में, हरिद्वार में अपने बच्चे को भेजने के लिए वाकई सक्षम नहीं है, इसके बाद भी सक्षम नहीं है। जो 25% के रिजर्वेशन की रोहित जी हम बात कर रहे हैं, स्कूल का जो इंफ्रा है उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। निश्चित रूप से अगर वो बच्चा कहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अगर महसूस कर रहा है वो टाई की वजह से, उसको टाई भी उसको पहनानी चाहिए। ये अभी मैखुरी साहब ने भी जो बात रखी, मैं उनका समर्थन करता हूं कि वो उसको लगे कि वाकई मैं स्कूल में जो पढ़ रहा हूं, मैं उस बच्चे को, अगर मैं कंपेरिजन में ले रहा है वो उस बच्चे को सरकारी उसके निजी स्कूल के, तो निश्चित रूप से अपने को कम ना आके, ये होना चाहिए बच्चे में, ये भावना आती है निश्चित रूप से। अगर उसको वेल ड्रेस्ड आप रख रहे हैं, वाकई उस समय की अगर मांग है, और साथ ही साथ जो टीचर्स वहां पे अवेलेबल हैं वो पढ़ा रहे हैं बच्चे को ढंग से, उसको जो फूड, जो उसको खाना उसको प्रोवाइड कर रही है सरकार, वो उसको ढंग से दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, इन सारी चीजों पे, क्योंकि वो सीमित है वहां पे बच्चा। आज जो एक टाइम पे, एक समय पे होता था रोहित जी, हम लोगों के समय में, कि 1200 बच्चे होते थे भाई, 800, 900, 1000 बच्चे होते थे। पहले जैसे मास्टर भी नहीं रहे,
जो और सिर्फ आज रोजगार नहीं सुनिए, समझते थे, रोहित जी एक बात और एक मैं रख कर्तव्य रहा हूं। समझते आज थे। मैं एक बात और रख रहा हूं, आपने फिल्ट्रेशन आप लाए, आपने फिल्टर किया, आपने वाकई सरकार की तरफ से आपने एक कुछ विद्यालयों को अटल उत्कृष्ट विद्यालय आदर्श विद्यालय के रूप में आपने विकसित करने की कोशिश की। उसमें ऑनेस्टी कितनी है, उसमें ईमानदारी कितनी है, ठीक है, वाकई उसमें टीचर्स अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है। सरकार जब इस तरफ फोकस करेगी, सरकार जब इस तरफ देखेगी अच्छे से, तो निश्चित रूप से ये जो आज माहौल बना हुआ है वाकई, और ये निश्चित है कि जो 1955 स्कूल्स आपने चिन्हित किए हैं, ये समय अवधि इसकी ये नहीं होना चाहिए कि जब तक ये मीडिया में सारी चीजें बिल्कुल गरम गरम आपको दिख रही हैं, सामने जो आ रही हैं, वाकई डिबेट में पार्टिसिपेशन हो रहा है, टॉपिक छेड़ा जा रहा है, तब तक आप बिल्कुल सही है। उसके बाद अब कुछ समय बाद आप सारी चीजों को भूल जाते हैं। इसकी इंप्लीमेंटेशन रोहित जी, ठीक, गिरिराज जी, इसकी समय बहुत कम है। implementation सरकार की तरफ से वो ढंग से हो। रतूड़ी जी से प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है। डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी जी जी। डॉक्टर आरपी रतूड़ी, पिछले बार जब मैं आपके पास अभी आया था तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की थी कि इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स जैसी बात की थी, लेकिन यहाँ पर राइट टू एजुकेशन एक गवर्नमेंट की स्कीम है, और राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार, यानी सरकार खुद मानती है कि शिक्षा का अधिकार छात्र छात्राओं को प्राइवेट स्कूल में मिल सकता है। यहाँ तो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप करने का काम सरकार खुद ही कर रही है, चाहे देश में किसी की भी सरकार हो। देखिए रोहित जी, क्या भारत सरकार के नहीं मानती कि प्रधानमंत्री- शिक्षा का अधिकार सरकारी स्कूल में संभव है? अरे सुनिए, भारत के प्रधानमंत्री जी ने यही चिंता करके तो अमूल चूल परिवर्तन करने की बात की थी कि एक ही सिलेबस होना चाहिए। ये जो नई शिक्षा नीति लागू करने का जो उनका कारण था कि चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो उच्च वर्गीय वाला हो, चाहे वो निम्न वर्गीय वाला हो, सबको एक सिलेबस मिलेगा तो ये कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे खत्म होगा। लेकिन मेरे अभी कांग्रेस के मित्र बड़ा अच्छा प्रवचन भी दे रहे थे, सुझाव भी दे रहे थे, लेकिन ये 52 मैं प्रवचन नहीं दे रहा था रतूड़ी जी, सुझाव दे रहा था। सुन रहे पहले आप? प्रवचन नहीं। 60 साल तक क्या कर रहे थे, क्या दिया इन्होंने देश को? आप ये सुनिएगा कॉम्प्लेक्स तो इनका दिया हुआ है। रतूड़ी जी, ये जो वर्गीकरण किया है, रतूड़ी जी, ये उच्च वर्ग के लोग ये टाई वाले में अरे पढ़ेंगे। सुन लीजिए आज रतूड़ी जी, अरे सुनिए, आप पूंजीपतियों की भाई, सरकार आपको बोला जाता है। सुनो आप, अरे भाई, आप 22 लोगों की अभी सरकार बोल है रहे भाई, आप अडानी अरे और भाई, अंबानी बीच की में सरकार बोल है। रहे सुन हो। लीजिए आप गरीबों अरे के लिए भाई, आपकी बीच में- सोच नहीं है कि गरीबों अरे का बीच में उत्थान मत अगर बोलो। करना है, ये सोच नहीं है भाजपा में। सुन लीजिएगा आप, आपके मूल में सुनो। पूंजीपति है। सुन लीजिए आप। अरे भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, ये अगर निश्चित आप है। इसमें बोलोगे तो न तो ये डिबेट में जब आप बोल अरे रहे थे आप तो मैं जबरदस्ती की बात कर रहे हैं। फिर फाइनल कमेंट अरे ले भाई, लूंगा ना आपका। मैं गिरिराज जी, आप- फाइनल आप कमेंट कह रहे हैं ले कांग्रेस, आप कह रहे हैं कांग्रेस ने क्या दिया एजुकेशन में? अरे आईआईटी दी आपको। सुन लीजिए आप, गिरिराज जी बोल लीजिए। गिरिराज जी फाइनल कमेंट में लूंगा तो डिबेट फट ये जाएगी। जो बड़े बड़े दून स्कूल इत्यादि की जो सिस्टम था, ये अलग अलग सिलेबस था, ये किसकी देन थी? आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये चिंता जाहिर की कि चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, एक सिलेबस होगा। ये चिंता जाहिर की ना, तो जब ये चिंता जाहिर होगा तो जो दूरियां हैं, जो निम्न वर्ग और उच्च वर्ग की दूरियां हैं, जब एक किताब होगी, एक पढ़ाई होगी, तो निश्चित तौर पर इसके धीरे धीरे ये कम हो जाएगी। लेकिन जो आपने दिया है उसको समय तो लगेगा ठीक करने में। रतूड़ी जो जी, आपने हमको 60 साल हमने में बहुत कुछ दिया। सुन दिया लीजिए इस देश देश को, और आप सुनो, उस व्यवस्था को रतूड़ी जी बदलने में अपनी सरकार को समय बोले, लगेगा। सुनिए, अपनी सरकार को बोले कि आपने जो इम्प्लीमेंटेशन की व्यवस्था तरफ की जाओ, है, कार्यान्वयन की जो तरफ आपने जाओ। सुन लीजिए निम्न आप। वर्ग की और चलिए उच्च फाइनल वर्ग कमेंट की ले लेता हूं मैं व्यवस्था सबका। दी है। रतूड़ी जी, उसमें समय लगेगा। रतूड़ी जी उसमें 4 मिनट सुधार बचे, करने सबका में फाइनल कमेंट ले लेता हूं। भारत के यशस्वी गिरिराज जी। प्रधानमंत्री जी पुरजोर लगे हुए हैं। ठीक है। इसीलिए नई शिक्षा नीति ठीक है। इस देश में लाए हैं। रतूड़ी जी, और इंतजार है। implement करें, भाषण रतूड़ी न जी, दें, रतूड़ी जी, implementation इंतजार करें। है। शिक्षा असर अब दिखाई देगा। अरे शिक्षा भाषण की न करें, समानता होनी चाहिए। implementation करें सरकार को। ठीक है, बोले। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट लूंगा। हरीश मैकुर जी, आपका फाइनल कमेंट क्या है सर? अब लब बोलो, आप क्या रहेगा आपका? रवि जी, पहले तो ये है कि जो सरकारी स्कूल हैं उनके
चाहे वो स्कूल हैं, चाहे विद्यालय हैं, चाहे महाविद्यालय हैं, उनकी स्थिति सुधारने के लिए प्रयास किए जाए, उनको बजट थोड़ा ज्यादा दिया जाए। असल में हमारा अभी शिक्षा का बजट जो है ना वो 4% के आसपास है। 10% के आसपास शिक्षा पे खर्च होगा तब देश शिक्षित होगा। तो एक तो ये किया जाए। दूसरा, जो हमारे दूर दराज क्षेत्रों में शिक्षक हैं, उनको थोड़ा सा मॉनिटरिंग उनकी और अधिक, अक्सर मैं जैसे अखबारों में खबर देखता हूँ कि शिक्षक की उपस्थिति कम रहती है। अब उन्होंने कोई गांव का ही लड़का हायर किया हुआ रहता है, ऐसी खबरें अखबारों में है। हम अपने शिक्षक को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, पर ऐसी स्थिति हो तो उसको थोड़ा सा ठीक किया जाए। और दूसरा जो है, जो सिलेबस के एकीकरण की बात आ रही है, तो जैसे मैंने एक उदाहरण मदरसों का भी दिया, तो मदरसे में भी सरकारी अगर वो सिलेबस पढ़ाते हैं तो उनको दो पैसा, और यदि वो अरबी शिक्षा पढ़ाते हैं तो हमने काय को अरबी बनाना है भाई अपने देश के लोगों को, तो फिर तो उनको पैसा देना बंद करो। उसी तरह से अन्य भी है, जो अंग्रेजी विद्यालय हैं वो सिर्फ अगर ईरान तुरान की ही बातें पढ़ाते हैं, भारत का संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के विषय में, भारत की पुरातन संस्कृति, करोड़ों साल पुरानी संस्कृति के विषय में यदि वो नहीं पढ़ाते हैं तो मत। दूसरा मेरा सुझाव ये है कि सरकारी विद्यालयों में, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हम तो यही पढ़ते थे बचपन से, पशुपालन, कृषि, फलोद्यान, लेकिन विद्यालयों से ये विषय गायब है। ये भी सिलेबस होना चाहिए। सरकारी विद्यालयों में पशुपालन, कृषि और फलोद्यान सारे सरकारी विद्यालयों के कोर्स में अनिवार्य कर दो, प्राइवेट विद्यालयों के कोर्स में अनिवार्य कर दो, मदरसों के कोर्स में अनिवार्य कर दो, तब तो उसका कुछ आउटपुट मिलेगा। हमारे बच्चे आज बिस्किट खाते हैं, बोलते हैं किस चीज का बन रखा है। तो प्रश्न यही है कि उन्हें पता होना चाहिए कि ये किस अनाज का बिस्किट है, बाजरे का बिस्किट है, गेहूं का बिस्किट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज बच्चों को पता ही नहीं कि चावल कहाँ से आता है, धान से आता है, गेहूं कैसे होता है, फार्मिंग कैसे होती है। इसलिए कृषि अनिवार्य कर दिया जाए। और दूसरा ये है कि हम ये कह रहे हैं एक जैसा सिलेबस पूरे देश में हो, एक जैसी परीक्षा प्रणाली पूरे देश में हो, भले वो उसकी भाषा स्थानीय हो, तमिल वाला तमिल में ही पढ़े, हम ये नहीं कह रहे हिंदी में पढ़ो, बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सिलेबस एक जैसा हो। ये ना हो कि कई विद्यालय आज भी धरती को पढ़ा रहे हैं कि ये चपटी है और दूसरे पंथ के लोग जो है वो कापी रहे हैं और आप उनको सरकारी तनख्वाह भी दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से इससे भारत का भला नहीं होगा। एक जैसा कोर्स हो, विद्यार्थियों को साइंटिफिक शिक्षा दी जाए, वैज्ञानिक शिक्षा दी जाए, अपनी परंपरा से भी उनको जोड़ा जाए, ऐसा मेरा मत है। दीपक राव जी, आपका क्या फाइनल कमेंट शॉर्ट में सर? देखिए रोहित जी, जो विषय था कि 1955 जो विद्यालय हैं उन्होंने अपने आप को RTE के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई बिल्कुल निश्चित रूप बनती है। लेकिन इसी के साथ साथ जो सरकारी स्कूल है उनकी जो गुणवत्ता है उसके ऊपर भी हमें काम करना पड़ेगा। अगर हम उसको आगे बढ़ाएंगे, उनको उच्च बनाएंगे, तो सरकार की निर्भरता जो है इन प्राइवेट स्कूलों में वो कम हो जाएगी और बहुत हद तक जो गरीब है वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भी बच जाएगा, क्योंकि वो स्कूल जो है वो उसके ही हिसाब से सम्मान के साथ भेजेगा। ठीक है, गिरा किशोर जी शॉर्ट में। रोहित जी, आज का जो विषय है उसको सरकार पूरी गंभीरता से ले। 1955 अगर आपने स्कूल निजी स्कूल्स आपने अगर चिन्हित किए हैं, उन पे कार्रवाई करें आप। और साथ में ये गरीब बच्चे से रिलेट कर रहा है विषय, निश्चित रूप से उसको एजुकेशन का पूरा अधिकार उसको मिलना चाहिए निश्चित रूप से। उसको अगर 25% का अगर रिजर्वेशन उसके लिए है सर्व शिक्षा अभियान के तहत, तो महरूम नहीं रहना चाहिए वो बच्चा। और एजुकेशन जो पहाड़ की जो क्वालिटी है, जो दीपक जी ने भी बात रखी है अभी, उसको क्वालिटी एजुकेशन आपको बढ़ानी पड़ेगी। आपको वहां पे निश्चित रूप से आपको पूरी तरह से अलर्ट होना पड़ेगा, अध्यापक तैयार करने पड़ेंगे, हीरा हवाली नहीं चलेगी। अरतुड़ी जी, आपका फाइनल कमेंट। सरकार ने गंभीरता से इस विषय को लिया, उनको नोटिस जारी किया और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय धामी साहब पूरी तरह से शिक्षा के प्रति समर्पित है और एक रूपता इसको लाने का काम कर रहे हैं कि पूरे भारत का एक सिलेबस हो और गरीब और अमीर की दूरी खत्म हो, इस पर वो काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से लगभग हम उस पर काफी आगे तक बढ़ चुके हैं कि नई शिक्षा प्रणाली के तहत ये हम इस देश को देने वाले हैं। सुधारीकरण होगा। ये विषय 1955 का है, ये इन स्कूलों पर हम गंभीरता से कार्रवाई करेंगे और इनको समय दिया गया। अगर इन्होंने समयबद्ध अपना जवाब ठीक नहीं दिया
तो कार्रवाई होगी, ठीक। ये हम आप सब दिलाते हैं। ठीक है। डॉक्टर आरपी रतूड़ी, गीरा किशोर जी, दीपक रावत जी, हरीश बेकरी जी, आपका चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लब्बो लबाब यही है कि जिस 1955 स्कूलों ने चोरी करने का काम किया है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो शिक्षा का अधिकार कानून है उसके तहत जो पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, इसका अब सरकार ने संज्ञान लिया है और निश्चित तौर पर कार्रवाई भी होगी अगर इन्होंने रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द नहीं कराया। एक डिबेट की लब्बो लबाब ये भी निकला कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए, शिक्षा में सुधार होना चाहिए, और शिक्षा की अगर बात होती है तो राइट टू एजुकेशन वहाँ भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए जहाँ पर हमारे सरकारी स्कूल हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों को भी बेहतर में स्थिति लाने की जिम्मेदारी सरकार की है। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए HNN 24x7। नमस्कार।